हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड हम लोग पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे, उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 2, उसकी थीमेटिक आउटलाइन देखी थी। अब देखिए उसमें थीमेटिक आउटलाइन से हमने जो क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस किए थे उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहेगा। आप इन बिटवीन एक क्वेश्चन के बीच में हम लोग 2-3 मिनट चर्चा करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो वी आर डिस्कसिंग अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस एंड अराउंड 40 मिनट्स के आसपास हम लोग 40-50 मिनट्स के बीच में जो भी टाइम लगता है सर उस हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरी चर्चा करने का इंटेंशन ये नहीं है कि खाली वन लाइनर के अंदर चले जाओ सर, है ना। तो आपको भी पता है कि डिस्कशन जितना करेंगे उतना ही रिविजन होता है और उतने ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि क्या कंडीशन में यहाँ पे इतिहास जा रहा था, है ना। तो ये आखिर का सेशन है हमारा ये किताब के अंदर से, मतलब ये चैप्टर के अंदर से। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चले जाएंगे, है ना। इसमें ना एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 जो है वो महाभारत के ऊपर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि महाभारत के ऊपर जो सेशन है उसको अलग से लेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 जो है वो एग्जाम सेंट्रिक नहीं पर लाइफ सेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा चैप्टर है ना दैट इज ऑन दी महाभारत एंड महाभारत के आदि पर्व की बात की गई है सर, शांति पर्व की बात की गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर एक अलग से सीरीज लानी चाहिए, है ना। चैप्टर नंबर 2 जो है इसके ऊपर। तो चैप्टर नंबर 1 अभी हम लोग जो कर रहे हैं, 1 तो हमने मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है वो महाभारत के ऊपर है। 1 तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर था, वो हमने कवर कर दिया। उसमें धौलावीरा का एक अभी चर्चा में आई है, तो कल धौलावीरा के ऊपर एक आध हम लोग आधे 1 घंटे का एक सेशन ले लेंगे सर, ठीक है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। खैर, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से प्रीवियस के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। द पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 सी, सॉरी 600 BC टू 600 सी, है ना। एंड उसमें भी आप देखने की कोशिश करोगे तो जो प्रीवियस के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं वो उसको कैसे अटेम्प्ट किए जा पाएंगे, है ना। तो हमारा इंटेंशन ये है कि ये जो 1200 साल के अंदर इतिहास के अंदर बदलाव आया हुआ है उसमें बेसिकली जो प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे तो यहाँ से 20-30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बट प्रॉब्लम क्या है कि किताब में बहुत कम दिए गए हैं, मतलब वहां से टॉपिक रिलेटेड है। तो मैं आपको थोड़ा बुक के साथ रिलेवेंट करके कराने की कोशिश करूंगा कि बुक्स में क्या क्या दिया गया है और वहां से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। और थोड़ी बहुत आपने क्लासेस अटेंड की होगी तो उसके अंदर से भी आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिलेंगे सर, ठीक है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टेक अ पेन एंड पेपर। आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और पेन पेपर लेने के बाद एक टेबल बना दीजिएगा सर, है ना। प्लीज ट्राई टू मेक अ टेबल। अब आप टेबल के अंदर क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आप टेबल में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बाजू में आप लिखोगे कि आपने अटेम्प्ट किया कि स्किप किया, अटेम्प्ट किया कि स्किप किया, ओके। उसके बाद आप लिखोगे कि करेक्ट रहा है, राइट रहा है कि रॉन्ग रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग। और इवेंचुअली आप यहाँ पे मार्क्स लिखोगे, ओके मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल डू कि अगर सही हुआ है तो +2 लिखोगे और अगर गलत हुआ है तो 0.67 लिखोगे और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप एन लिखोगे, मतलब है ना। तो फिर वहां पे मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो इस तरह से एक टेबल बना दीजिएगा, ट्राई टू मेक अ टेबल। क्योंकि आज हम लोग करीबन 8 प्रश्न हैं जो इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपको कराए थे, थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। तो मुझे लगा कि इसके प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और फिर कल धौलावीरा के ऊपर, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर धौलावीरा का वर्ल्ड हेरिटेज का जो स्टेटस मिला है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा हड़प्पन सिटीज के ऊपर से। और फिर मैं आपको हड़प्पा की जो शहरों की जो खासियत है, जो टाउन प्लानिंग के फीचर्स है, उसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्यों उसको स्मार्ट सिविलाइजेशन के रूप में कंसीडर किया गया है। खैर, चलते हैं आगे। और चलने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए यही है कि मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, आपको पता ही होगा। एंड मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी और मेरी प्रोफाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। व्हाट आई टीच, I teach GS comprehensively, that is required for the history, I would say prelims and the mains examination, also in the optional examination, है ना। तो पूरा का पूरा GS आपका कवर हो जाएगा। 14 जुलाई से वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद ऑप्शनल बैच ऑन एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल, मतलब पेपर 1। एंड समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी स्टार्टिंग विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2 वेर आई विल बी लॉन्चिंग ऑन द मॉडर्न द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा, अराउंड 6 महीने के आसपास लगते हैं हिस्ट्री कंप्लीट करवाने में, क्योंकि द सिलेबस इज अबाउ BA एंड लेसर देन MA, है ना। तो ऑनर्स लेवल का सिलेबस है, तो उसको भी कवर कराएंगे हम लोग। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो एक आपकी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है कि आप हमारे क्लासेस को जुड़िए। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स की भी बैच चल रही है और कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न हिस्ट्री की भी बैच आएगी बहुत ही जल्द, आई गेस इन द नेक्स्ट 10 डेज, ओके। तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी काफ़ी फीस के अंदर डिस्काउंट अवेलेबल है, मतलब आप देखिए
कि द डिस्काउंट इज अराउंड 57,000 में आपका पूरा कवर मिल रहा है। 57 भी नहीं है, अभी तो उससे भी कम चल रहा है। तो यू विल सी दैट यहाँ पे फीस जो है वो 49,680 है 1 साल की। दिस विल इंक्लूड द प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज, है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे अलग से स्पेंड करते हैं, हम ये सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो आप जीएस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, इट्स अप टू यू। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मेंटर के साथ आप वीडियो कॉल या बेसिकली जो फोन के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो एक हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अदर देन दिस आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा वो मेंटर आपको दे पाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा पाएंगे, तो हर एक चीज़ आपको हेल्प आएगी आइकॉनिक के अंदर। आप जो अगर कॉलेज के अंदर हो तो मैं कहूँगा मिनिमम 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 2 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम आपको अश्योरेंस देते हैं, और अश्योरेंस किस बात का है कि अगर आप एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पा रहे हो 2 साल से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन में, तो हम आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके देंगे, है ना। तो इफ यू आर टेकिंग 2 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पास द एग्जाम, वी कैन एक्सटेंड योर सब्सक्रिप्शन एज वेल। खैर मैं तो चाहूँगा कि आप पास हो जाइए सर, ठीक है, बट स्टिल माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे होते रहते हैं। तो ये भी अश्योरेंस हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन का फायदा यही है कि 1 अगस्त से फीस बढ़ेगी। आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल 29 जुलाई को आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन अगले साल की मेंस तक वैलिड होगा अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, अक्टूबर 2022 तक। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अक्टूबर 2023 तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड होता है। मतलब आप ऐसे भी एक्सटेंशन ही मिल रहा है आपको फीस के अंदर से। टेस्ट सीरीज कवर है, बुक सेट पूरा का पूरा इसके अंदर से हम लोग दे देंगे, जो आपको रिवीजन और पूरा बेस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो लेक्चर्स के साथ बुक्स को देखोगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट द टॉपिक्स एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यू विल बी एबल टू डू दिस, ओके। तो उसकी चिंता मत करिए, आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है। आपको खाली क्लिक करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर लिंक, और एक डिस्काउंट कोड को डालना है PN लाइव। 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि अगर आप खाली ऑप्शनल की तैयारी है तो उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट जीएस ऑप्शनल दोनों का साथ में लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, तो बहुत सारा आपको फायदा मिल जाएगा, और फिर पूरी तरह से आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी भी कर पाओगे। हमारे इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन के लिए काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं तो कहूँगा कि आप एवरी संडे हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिसका नाम है कॉम्बैट। 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, लाइव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको फोन के ऊपर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर, एंड अगर आप उसमें अच्छा रैंक लेके आए तो अनअकैडमी आपको 100% तक की स्कॉलरशिप देगी। इनफैक्ट वी विल गिव यू 100% स्कॉलरशिप। दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर योर बेनिफिट माय फ्रेंड्स, है ना। तो इनफैक्ट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पिक्चर कवर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बैच ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। 28 जुलाई से शुरू हो गई है, और भी हमारी नई नई बैचेस आती रहती है, तो आप किसी में भी प्लान कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड कवर अप, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है, बैचेस कीप्स ऑन रिपीटिंग एज वेल, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, और आपकी फ्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप PN लाइव के थ्रू इसको अटेंड कर पाओगे, है ना। तो योर एंट्री गेट टू अनअकैडमी इज PN लाइव, आइदर और फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ पेड कोर्सेज के अंदर आइए, यू विल फील द कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सेल इट थ्रू। मैं आपको कहता हूं कि आप सेल थ्रू कर पाओगे, इतनी अच्छी तरह से हम लोग तैयारी कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। MCQ सेशंस हमारे रहेंगे, और MCQ सेशंस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो होगा हमारे टॉपिक रिलेटेड टू दी पोस्ट मॉडर्न इंडिया, और मैं हम लोग कह सकते हैं कि अप टिल गुप्ता पीरियड, है ना। तो आपने पढ़ाई होगा पिछले क्लास के अंदर, हमने आपको पूरी टाइमलाइन बता दी थी, है ना। टाइमलाइन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कौन आता है कौन जाता है। एक्चुअली ये किताब में जो चाइनीज हिस्टोरियंस का पार्ट है वो थोड़ा कम दिया है, बट स्टिल वी हैड डिस्कस्ड, है ना। तो आज हम लोग है ना एक्चुअली प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करते हैं। लेट अस फोकस ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि उससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक्स भी हमारे कवर होते रहेंगे सर, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग अराउंड 8 क्वेश्चंस, बी प्रिपेयर्ड। मैंने होपफुली आपने पेपर बना दिया होगा, वो मैंने पेन और पेपर की बात की थी, और डायरेक्टली उसी के ऊपर से चले जाते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे सर, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू दी प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, सो दैट हमारे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए और अच्छी तरह से तैयारी भी कर पाए। बाय द वे, आपने अगर किताब देखी होगी तो किताब के चैप्टर के पीछे बहुत सारे मॉक क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ना। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही है, आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द बैक ऑफ द चैप्टर, है ना। चैप्टर खत्म होने के पीछे ये क्वेश्चन, इससे ना एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है, रीजनिंग एबिलिटीज डेवलप होती है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि अच्छा ये भी पूछता है। जैसे आपको पूछा है कि डिस्कस द एविडेंस ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्ट्रिक सिटीज, है ना, कि अर्ली हिस्ट्रिक सिटीज में क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या हो रहा था, इन वॉट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द हड़प्पन सिटीज। अब हड़प्पा में हमने ब्रॉन्ज देखा था, याद आया कि नहीं आया। हड़प्पा के अंदर हमको कॉपर दिख रहा है, हड़प्पा के अंदर हमको स्टीएटाइट दिख रहा है, हड़प्पा के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ
द टेराकोटा एज वेल सर, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है जो हड़प्पा के अंदर आर्ट फॉर्म के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी। यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन देखेंगे इन द अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री का मतलब यह है कि जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था और उसके बाद अशोक आया, तो उस टाइम पे भी टेराकोटा की मूर्तियां थी, पर उसमें डिफरेंस बहुत था। इनफैक्ट पॉटरी के अंदर डिफरेंस हो गया था। इसमें है ना रेड एंड ब्लैक वेयर आता है सर, ठीक है ना, इसको आरबीडब्ल्यू या बीआरडब्ल्यू कहते हैं, ब्लैक रेड वेयर, है ना। और यहाँ तक आते आते आपको एनबीपीडब्ल्यू की पॉटरी दिख लेगी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर करके। ओके, तो आएंगे हम लोग आगे क्लासेस के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, ठीक है। फिर एक पूछा गया है कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ महाजनपद। महाजनपद के फीचर्स को बता दीजिए। कुछ महाजनपद कहाँ पे थे? हिमालय की फाउंडेशन के ऊपर से, फुटहिल्स ऑफ हिमालय के ऊपर से। कुछ गंगा यमुना के दोआब में थे। कुछ आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला और कंबोज। एक आपको दिखेगा सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया मतलब वेस्टर्न पार्ट के अंदर, उसमें अवंती, मत्स्य और सूर्यसेना। सूर्यसेना मतलब आज के दिल्ली के, मथुरा के ऊपर बेसिकली वो रीजन। फिर मत्स्य जो है वो विराट नगरी मतलब जयपुर, और अवंती जो आज का उज्जैन है। और नीचे दक्खन के अंदर कौन सा था? अशमक्कर के महाजनपद था, ठीक है, तो उसकी बात की गई है। फीचर्स के अंदर हम लिखेंगे कहीं पे गण संघ था, कहीं पे मोनार्की थी, कहीं पे चीफडम था, कहीं पे हमको पता चल रहा है कि राजाशाही चल रही है सर, ठीक है। हाउ डू हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? वेरी इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन है ना, कि बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस, बेस्ड ऑन दी वी कैन से द स्टोरी ऑफ द लिटरेचर, वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ द कॉमन मैन, है ना। तो जैसे जातक स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था, एंड जातक स्टोरीज के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी। गांधी तंडु जातक करके एक जो जातक है बुद्धिज्म का, उसके अंदर बेसिकली कॉमन मैन की प्लाइट दर्शाई गई है कि राजा टैक्सेस बढ़ाया जा रहा था और कॉमन मैन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन टू द पंड्या चीफ। हमने देखा था ना एक पैराग्राफ पंड्या चीफ को सर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद दोस्त प्रोड्यूस इन द विलेज ऑफ दानगुण, है ना, साउथ इंडिया के अंदर, और प्रभावती गुप्ता, है ना, क्योंकि दानगुण जो है वो प्रभावती गुप्ता का था। हमने पढ़ा था कि प्रभावती गुप्ता ने एक पूरे विलेज को गिफ्ट कर दिया था, किसको? ब्राह्मणों को दिया था सर, ठीक है ना, वो बात दिख जाती है। लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय एपिग्राफिक। ये बेसिकली ऑप्शनल का प्रश्न है कि एपिग्राफी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक बोला गया है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यूज ऑफ द आई वुड से स्पाई सिस्टम, इनफैक्ट टैक्सेशन सिस्टम, कितनी सारी चीजें मौर्यस के बारे में पता चलती है। बहुत लंबा प्रश्न है, हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। विच ऑफ द एलिमेंट्स आर एविडेंट इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या देता है? तो पति वेदिका करके अपने ऑफिशियल्स की बात करेगा, रजुका की बात करेगा। इनफैक्ट अशोक विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रदेशिका। These are all the officials which are mentioned in the Ashokan inscription। और अशोक इनको ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये कार्य करना है, वो करना है। धम्म महामंतास की बात करता है सर, ठीक है। सो दैट यू हैव स्टडीड, ओके, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। दिस इज स्टेटमेंट मेड बाय वन ऑफ द बेस्ट नोन एपिग्राफिस्ट ऑफ द 20th century, डीसी सरकार। देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर द बेस्ट सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री, ये डीसी सरकार कहते हैं। बाय द वे डीसी सरकार ने बेसिकली इंडिया के अंदर एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया था, एंड ही वाज द वन एक्चुअली हु हाइलाइटेड the development into the Indian epigraphical and numismatic studies सर, ठीक है ना। तो इनका आपको योगदान पता होना चाहिए कि भाई क्यों ये बता रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि एपिग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एपिग्राफी बहुत ही अच्छी सोर्स है, हमने पिछले क्लास के अंदर यही पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। तो नोशंस ऑफ किंगशिप डेवलप इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। हमने देखा था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में चीफडम उभर के आया है, किंगडम उभर के आया है। राजा अपने आप को भगवान भी कहता है, कनिष्क जैसे राजा अपने आप को देवपुत्र कहता है। नीचे साउथ इंडिया के अंदर आपको चोला, चेरा और पंड्या के चीफ मिल जाएंगे, है ना। तो वहां पे आपकी इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम थी थोड़ी अलग प्रकार की थी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या होता है? 200 BC ऑनवर्ड से आपकी पूरी कहानी दिख जाएगी। कनिष्क अपने आप को देवों का पुत्र कहता है, संतान कहता है सर, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म्ड इन द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, है ना, कि भाई खेती में क्या बदलाव हुए थे। तो खेती के अंदर आप देखोगे आयरन टेक्नोलॉजी का यूज होने की शुरुआत हो गई। यही खेती के अंतर्गत हमको पता चल रहा है कि जो हड़प्पन जो मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड था, तब लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत हो रही है। विल ऑल्सो फाइंड कि गांवों के अंदर एक विलेज कम्युनिटी के लीडर्स उभर के आएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज गृहपति सर, है ना। तो आपको फिर स्लेवरी सिस्टम दिखती है, आपको उजावुर के बारे में पता चलेगा, जो विलेज लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे संगम पीरियड के अंदर सर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको बदलती हुई दिख जाएगी। तो ये कुछ कुछ प्रश्न हैं हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखे, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप इसमें से प्रैक्टिस करिए, है ना, इससे ब्रेनस्टॉर्म होगा, प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन सर, ठीक है, दे कैन आस्क यू। इनफैक्ट दिस कैन बी आस्क्ड इन द ऑप्शनल एग्जाम एज वेल, ओके, कि देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शंस। कि भाई इंस्क्रिप्शंस में इतनी सारी माहिती मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है, लाइफ को, कल्चर को और भारतीय लोगों की जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको सर, उसका क्या कारण है, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व करिएगा, आपको मजा आ जाएगी। चलिए हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं कि क्या कहानी है प्रीवियस के क्वेश्चन की, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाता रहूंगा।
हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। उसका मैं आपको 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स के बीच में टाइम देता रहूंगा एंड इवेंचुअली फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है। अब जैसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट अस सी द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2003 के अंदर कि द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय द कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का खून कर दिया, पहला प्रश्न ये बोला गया है सर, ठीक है। दूसरा बोला मतलब असैसिनेट कर दिया, अल्टीमेटली उसको मार दिया गया। द लास्ट शुंग किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय ब्राह्मण मिनिस्टर, उसी का ही मंत्री था वासुदेव कण्वा, हु अपसेट द थ्रोन। तीसरा बोला गया द लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्रस, है ना, कि कण्व डायनेस्टी को फाइनली आंध्रस ने डिपोज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, कण्व को आंध्र ने मारा, शुंग को कण्व ने मारा, और बेसिकली जो मौर्य थे उनको शुंगों ने मारा। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 3 डायनेस्टीज है। शुंग डायनेस्टी यहाँ पे दी गई है सर, ठीक है। शुंग डायनेस्टी की हिस्ट्री पूछी गई है, एक पूछा गया कण्व डायनेस्टी का इतिहास, और एक पूछा गया आंध्रस। आंध्रस कौन थे? बेसिकली सतवाहनास थे। अभी हिंट दे देता हूँ आपको सर, है ना। सतवाहन डायनेस्टी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, गौतमपुत्र सतकर्णी की कहानी, उन्हीं को ही आंध्र कहते हैं भारतीय इतिहास के अंदर, और खास करके पुराण देखोगे तो उनका नाम आंध्रस के रूप में भी लिखा गया। चलिए आपका आंसर शुरू होता है। आप मुझे बताइए, आई एम गिविंग यू अराउंड 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस, है ना। प्लीज टेल मी इसका राइट आंसर क्या होगा। What will be the right answer for the same? इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए सर, बोलिए 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 बोलिए। योर टाइम स्टॉप्स नाउ, स्टॉप कर देते हैं। चलिए सर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप समझने की कोशिश करिए। व्हेन वी ट्राई टू सी, तो मैंने आपको बताया था कि बृहद्रथ वाज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और उसको मारा जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और हमने ये भी देखा था, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द हिस्ट्री, तो मैंने बताया था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आपके यहाँ पे जो मगध थी पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे कम हो रहा था, और विदिशा नाम की जगह के ऊपर, विदिशा इज इन मध्य प्रदेश, है ना, वहां से पुष्यमित्र शुंग गए थे। पुष्यमित्र शुंग ने एक्चुअली मार दिया था बृहद्रथ को। और क्यों मारा था सर, ठीक है, उसके पीछे का कारण ये था कि उस समय के दौरान भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और पाटलिपुत्र के ऊपर भी विदेशी आक्रमण हुआ था। देयर वाज फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया एंड इवन पाटलिपुत्र वाज बीइंग अटैक्ड। पाटलिपुत्र के ऊपर इंडो ग्रीक लोगों ने आक्रमण किया था, याद रखेगा। देयर वाज अ अटैक बाय द इंडो ग्रीक किंग्स, है ना। तो डिमेट्रियस करके एक राजा दिखेगा इंडो ग्रीक डायनेस्टी का। तो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए फाइनली शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेंगे और मौर्यस को मारेंगे। एक्चुअली उनका जनरल थे, और जनरली ये ट्रेंड आपको इतिहास के अंदर देखने को भी मिलता है कि सेनापति जो होता है वो एट टाइम्स राजा को खत्म करके अपने आप को एस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करेंगे, राइट सर, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको शुंग डायनेस्टी के अंदर भी मिल जाएगी, ओके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? ये करेक्ट है। प्रीवियस क्लास के क्लासेस को देखेगा, उसमें एक क्लास है प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, डिक्लाइन ऑफ द गुप्त मौर्यन एम्पायर, उसमें ये मैंने थियरी पढ़ाई है सर, ठीक है। एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन का प्रश्न आता है इसके अंदर। चलिए दूसरा है, द लास्ट शुंग किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय द मिनिस्टर काणव एंड अपसर्व द थ्रोन, ओके। अब कहानी यह है कि जब पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो यहाँ से शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब ये शुंग डायनेस्टी जो है ये 185 से लेके 72 BC तक यहाँ पे चलती रहेगी सर, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के वंश का, शुंग डायनेस्टी का एक राजा था देवभूति। ये देवभूति जो थे वो आखिर के राजा थे, और उनको इनफैक्ट उत्सरा दिया जाता है। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि वासुदेव कण्व जो थे वो इन्हीं के ही मंत्री थे, या कण्वा वंश कहा गया, या काणव वंश कहते हैं हम लोग हिंदी के अंदर सर, ठीक है। तो ही एक्चुअली टॉपल्ड देवभूति फ्रॉम द पावर, है ना। तो ये है ना, कण्व ऋषि हुआ करते थे। आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, तो ऋग्वेद में सप्त ऋषि का कंसेप्ट आता है ना। तो आपको वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, ऐत्री है, भरद्वाज है सर, ठीक है। तो वैसे ही आपको कण्व ऋषि भी एक दिखेंगे। कण्व ऋषि 8वें नंबर के अंदर उनका मेंशन किया गया ऋग्वेद के अंदर। तो वी सी दैट वो उन्हीं के वंशज थे, ऐसा कहते हैं ये लोग। और इन्होंने फिर यहाँ पे शुंग डायनेस्टी को उठला के मगध के ऊपर रूल किया था फॉर अ ब्रीफ डायनेस्टी पीरियड फ्रॉम 72 टू 27 BC सर, है ना। मैंने ये पढ़ाया हुआ है कण्व डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से शुंग डायनेस्टी के बाद पावर के ऊपर आएंगे सर, ठीक है। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दिस इज ऑल्सो राइट, ओके। तीसरा बोला गया है, द लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्रस। आंध्र ने इनफैक्ट कण्व डायनेस्टी को उछला दिया और डिपोज कर दिया सर, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है? तो याद रखेगा कि जब यहाँ पे शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी सर, शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी आई मगध के ऊपर, और इसी समय के दौरान नीचे दक्कन के अंदर आपको सतवाहन डायनेस्टी दिखेगी, और यही सतवाहना है जो धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। इन्हीं को ही आंध्र कहा गया है भारतीय इतिहास के अंदर सर, खास करके पुराण के अंदर। याद रखेगा
कि इन द पुराणिक लिटरेचर, पुराण तो बहुत सारे हैं, उसमें टोटल 18 पुराण जो है उसे महापुराण कहते हैं। ये महापुराण के कुछ कुछ के अंदर आपको बेसिकली एक पूरी चरित्र दिखेगी। चरित्र मतलब राजाओं के इतिहास मिलते हैं। उसी के अंदर से ये लिखा गया है कि सतवहन डायनेस्टी जो थी, जिनको आंध्र के रूप में पहचानते, और उसने फिर नॉर्थ इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। क्योंकि सतवहन का जो कैपिटल था वो कौन सा था, वो तो पैठन हुआ करता था। पैठन, ये इसी को ही प्रतिष्ठान कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रतिष्ठान, ठीक है ना। बट इवेंचुअली दे वर एबल टू टॉपल दिस पीपल एंड फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गया, हालत बदल गए, जज्बात बदल गए। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है ना, याद रखिएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ओके। तो आप में से जो भी बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए किया है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली डिड क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए किया है, तो इनफैक्ट वो सब के सब करेक्ट है। जिन्होंने 1 किया है, 1 का ए किया है, यस आपने अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपका सही है तो +2 कर दीजिएगा, और इसका आंसर क्या होगा, 1 का ए होगा सर, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक करके हम लोग रिवाइज करते रहेंगे और आपकी पूरी कहानी भी मैं समझाता रहूंगा सर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, द सेकंड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू, वो पूछा गया है कि द टर्म यवन प्रिय, देखिएगा यहाँ पे सर, ठीक है, क्या बोला गया है, द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, प्राचीन भारत की संस्कृत की किताबों के अंदर, लिटरेचर में एक शब्द लिखा गया है यवन प्रिय, यवनों का प्रिय सर, ठीक है। यवन प्रिय है ना, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अ फाइन वेराइटी ऑफ इंडियन मुस्लिन, भारत से मिलता हुआ मलमल, ढाके का मलमल आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। बाय द वे मुस्लिन शब्द है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है, भी आता है उसके ऊपर। दूसरा, यवन प्रिय का मतलब होता है आइवरी, यवन परिवार का होता है आइवरी। तीसरा आता है डैमसेल्स सेंट टू द ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस, भारत से ग्रीक राजाओं के दरबार में कुछ डांसर्स गए थे, है ना, तो वो पूछा है। और चौथा पूछा गया है पेपर, समझे कि नहीं समझे। पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। मैंने बताया था कि बहुत सारे फॉरेनर्स भारत में काली मिर्च लेने आया करते थे, खास करके रोमन एम्पायर के, ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग, याद आया, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में। और मैंने बताया था कि फॉरेनर्स के लिए प्राचीन भारत के लिटरेचर में एक शब्द यूज किया गया है, वो शब्द था, उसी को ही फॉरेनर कहते थे। यवन जो शब्द है दैट इज एक्चुअली द वर्ड फॉर द फॉरेनर्स। और फॉरेनर्स को सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि प्रिय, प्रिय का मतलब बहुत प्यारा क्या था, दे लव्ड इट, है ना, उनको बहुत प्यारा था। और वो क्या था, पेपर बहुत प्यारा था सर। क्योंकि ये जो फॉरेनर्स थे, ये फॉरेनर्स में ग्रीक सिविलाइजेशन के हो गए, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएंगे लोग, इनफैक्ट है ना, रोमन सिविलाइजेशन के लोग। इन सबको एक चीज बहुत प्यारी थी कि यार भारत के अंदर से हमको पेपर मिलना चाहिए सर, ठीक है। और ये पेपर एक्चुअली केरला से लेके चलते थे सर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको ब्लैक गोल्ड के रूप में पहचानते हैं ये पेपर को, तो इसके पीछे का इंटेंशन ही ये था। तो इसको यवन प्रिय क्यों कहते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, याद रहेगा सबको कि यवन, इस प्रकार के शब्द को तोड़ दीजिएगा सर, ठीक है, कि फॉरेनर्स को बहुत प्यारा था। प्रिय कहते हैं ना, जैसे प्रियदर्शी, अशोक अपने आप को नहीं कहता प्रियदर्शी सर, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये यवन प्रिय करके जो टर्म है वो डाली गई थी, और जानबूझ के आपको यूपीएससी ने पूछा है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, मतलब बता दीजिए सर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कीवर्ड सेंट्रिक क्वेश्चन है, और ये कीवर्ड सेंट्रिक क्वेश्चंस आपको जनरली गरबे कराने के लिए लाए जाते हैं कि बेटा थोड़ा, है ना, इजी प्रश्न है पर टफ कर दिया जाएगा सर, ठीक है। अब भारत में है कि आइवरी एक्सपोर्ट होता था, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भारत एक्सपोर्ट तो करता था पेपर को सर, दिस इज करेक्ट, है ना, वी नो दैट वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट पेपर। डांसर्स एक्सपोर्ट किए वो हमको कोई नॉलेज नहीं है, नो डाउट इंडियन सोल्जर्स वर एक्चुअली सेंट टू फाइट अगेंस्ट द ग्रीक्स जब पर्शियंस की आर्मी के अंदर थे, बट डांसर्स का कोई एविडेंसेस नहीं है। आइवरी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो यस इवन वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट आइवरी, है ना, हाथी दांत होता है ना, हाथी दांत सर, ठीक है। तो हाथी दांत से बहुत सारी हमने आर्टिफैक्ट्स बनाई थी अलग अलग प्रकार की, पर मोर प्रॉब्ली आप पकड़ने की कोशिश करोगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चलता था, कुछ कुछ जगह के ऊपर हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे सर, ठीक है। बट उसको यवन प्रिय नहीं कहते, यवनों का सबसे ज्यादा प्रिय यही था, बोले हमको पेपर चाहिए सर, है ना, हमको पेपर चाहिए सर, ठीक। तीसरा है अ फाइन वेराइटी ऑफ इंडियन मुस्लिन, मुस्लिन का मतलब होता है मलमल सर, ठीक है ना, हम कहते हैं बहुत ही बारीक सा कपड़ा होता है सर, ठीक है। और ये जो मुस्लिन है, ये मिडिवल वर्ल्ड का आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना मुस्लिन सर, ठीक है, ये आपकी जो टर्म है ये जनरली मिडिवल वर्ल्ड के अंदर, या मैं कहूँगा मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यूज हुई थी। उसको मलमल कहते थे पहले के टाइम के अंदर, बहुत ही बारीक कपड़ा था। ये कपड़ा एक्चुअली भारत से चला जाता था इराक के अंदर सर,
और इराक से ये जाता था वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया से जाता था यूरोप सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के कारण इंडिया में बंगाल के अंदर या बाकी सारे रीजन्स में, वाराणसी, बहुत सारी जगह पे इसका बनता था ये कपड़ा, मुस्लिन जो है फाइबर है, टेक्सटाइल है। बट ये इराक में मोसूल करके एक जगह है, यू माइट बी अवेयर अबाउट अ प्लेस कॉल्ड एज मोसूल। ये मोसूल करके एक आपको जगह दिखेगी, ये मोसूल करके जो जगह है उसके नाम से इसका नाम मुस्लिन हो गया, क्योंकि ये भारत से जाता था इराक सबसे पहले, यहाँ से बोट में डाल के, एट टाइम्स लैंड रूट से भी जाया करता था। इट यूज टू गो टू इराक, और इराक से वेस्ट एशिया जाके यूरोप चला जाता था। तो कहानी ये चलती है कि जब ये उसका जो रूट है वो डिफाइन हो गया था वाया इराक, और इराक में मोसूल करके शहर में ये व्यापारी लेके जाते थे। एंड दिस इज द रीजन इट इज नोन एज द मुस्लिन। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 का ए आता है, 1 का ए आता है। 2 का अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमने देखा वो है डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसको पेपर कहा गया है। 2 का क्या आएगा बेटा? डी आएगा, प्लीज रिमेंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप यस लिखेगा, अगर नहीं किया है, स्किप किया है तो एनए करिएगा। जिन जिन लोगों का सही है वो +2 कर दीजिएगा, जिनका गलत गया है वो -0.67 कर दीजिएगा। अटेम्प्ट नहीं किया है तो एनए कर दीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, है ना? समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, तो ऐसा टेबल बना लीजिए। ये टेबल से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे। अब मैंने आपको यवनों के बारे में बताया था, फॉरेनर्स को यवन कहते हैं। इनफैक्ट अशोक के समय में भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे। अशोक ने अपने धम्म के अंदर इनको प्रोपोगेट भी किया था और इनको एड्रेस भी किया था कि आपको ये सब करना चाहिए, और बेसिकली धम्म का प्रचार की बात भी करता है सर, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आया मिलिंद पान्हो करके कहानी के अंदर सर, ठीक है। पूछा गया है कि मिलिंद पान्हो इज द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। मिनेंडर करके एक राजा है और एक बुद्ध संत है, उनमें बुद्ध संत का नाम आपको पूछा है कि मिलिंद पान्हो इज अ बुक इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब वो कौन थे? हु वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क? हु वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क सर, ठीक है ना? ये यहाँ पे बोला गया है। इज व्हाट नागसेना? हु वाज ही? अर्जुन, नागार्जुन सर, वाज इज नाग भट्ट, एंड चौथा पूछा गया कुमारिला भट्ट सर, ठीक है ना? तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि मिनेंडर और किसके बीच में यहाँ पे चर्चा हुई थी इन द बुक मिलिंद पान्हो सर, ठीक है ना? ये बुक का नाम है मिलिंद पान्हो। इसको पाली लिटरेचर के अंदर ऐसा कंपाइल किया गया था और इसको कहा जाता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। एक्चुअली मिलिंद करके जो राजा थे, इन्हीं को हम मिलिंद के रूप में भी पहचानते हैं, मिनेंडर के रूप में भी पहचानते हैं। ये इंडो ग्रीक डायनेस्टी के राजा थे, और ये जब भारत में आए शासक के रूप में, ये सेकंड डायनेस्टी थी, फर्स्ट डायनेस्टी थी भारत के ऊपर, आफ्टर पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आती है। और उनको जीवन में काफ़ी फिलोसफिकल प्रश्न थे। वो नागसेन के साथ चर्चा में बाद, या नागार्जुन के चर्चा के साथ, या नागभट्ट के चर्चा के बाद, या कुमारिला भट्ट की चर्चा के बाद उसका सॉल्यूशन मिलता है, वो पूछा है ना। तो वो कौन थे? हु वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क, है ना? मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में चर्चा हुई थी, वो कौन थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए, 30 सेकंड्स देता हूँ, आई गिव 30 सेकंड्स फॉर द सेम। मिलिंद पान्हो, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद यहाँ पे बोला गया है सर, ठीक है। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट एंड कुमारिला भट्ट। नागसेन, नागार्जुन कौन थे सर, ठीक है। अब नागभट्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो सर, है ना? नागभट्ट कब आए पता है? गुर्जर प्रतिहार करके एक डायनेस्टी का नाम सुना है किसी ने? गुर्जर प्रतिहार रूल कर रही होती है इंडिया में इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, समवेयर इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, है ना? कि भारत में जब कन्नौज का महत्व बढ़ता है, कन्नौज के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर टाइमलाइन में बताया था सर, ठीक है। तब यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार करके डायनेस्टी थी और इनमें ही नागभट्ट करके राजा थे। ये नागभट्टों ने अरब को हराया था, ही डिफीटेड द अरब्स, है ना? जुनैद और तमीम करके आपको 2 अरब जनरल दिखेंगे, इनको डिफीट कर दिया था सर, ठीक है। तो वील सी कि नागभट्ट जो है ये तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये तो राजा हुआ करते थे 7वीं सेंचुरी में। मिलिंद जो था, मिनेंडर जो था, ये 1st सेंचुरी BC के आसपास की घटना है सर, ठीक है। दूसरा आता है कुमारिला भट्ट। कुमारिला भट्ट बेसिकली 7th सेंचुरी के अंदर हो गए, और वो भी बुद्धिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। ही वाज अ ऑथर एंड आई वुड से लिटरेचर राइटर थे, जिनका कंट्रीब्यूशन भारतीय साहित्य में है सर, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इंडियन रिलीजन में, हिंदू धर्म के अंदर भी आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो ये भी चला जाता है सर, ठीक है। तो ये तो दोनों चले गए क्योंकि ये दोनों रिलेवेंट ही नहीं है सेम पीरियड के अंदर। ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है। तीसरा आते हैं नागार्जुन। अब देखिए, नागार्जुन वाज अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। कनिष्क करके जो राजा था ना सर, उनके कोर्ट में बैठा करते थे नागार्जुन, समझे कि नहीं समझे? एंड बुद्धिज्म के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, स्कॉलर हुआ करते थे। अब यहाँ पे राजा मिनेंडर बोला गया है। कनिष्क का नाम दिया होता ना अगर,
या कनिष्क के रिलेटेड प्रश्न होता तो मैं नागार्जुन कर देता, समझे। कनिष्क के कोर्ट में 3 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे मेनली, ऐसे तो बहुत थे पर 3 का नाम याद रखेगा। एक का नाम है वासुमित्र, वन ऑफ देम इज वासुमित्र। दूसरे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर आपको दिखेंगे, उनका नाम आपको मिलेगा वो है अश्वघोष, और तीसरे आपको मिलेंगे नागार्जुन सर, ठीक है। तो ये भी चला गया। अब बचता क्या है सर, तो बचेंगे नागसेन। याद रखेगा कि मिनेंडर करके जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी का राजा आया पोस्ट मौर्यन इंडिया के अंदर, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर सर्टेन फिलोसफिकल आंसर्स ऑफ लाइफ। उस समय के दौरान की बात है कि जब उसको काफ़ी सारे प्रश्न का जवाब मिला और उसकी चर्चा हुई नागसेन के साथ। नागसेन वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क एट दैट टाइम। तो फाइनली ही वॉज एबल टू गेट दी वो है ना मैसेज ऑफ लाइफ, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे फॉरेन किंग्स आएंगे हु विल बी कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म। कनिष्क जैसे राजा बुद्धिज्म में चले गए, ये मिनेंडर बुद्धिज्म में चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे आपको राजा दिखेंगे जो बुद्धिज्म की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता है, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर भी हो रहा था और बुद्धिस्ट संत जो थे ना उस टाइम पे वो इवेंचुअली आप समझोगे तो लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर क्या आएगा, वो ए आएगा। याद रखेगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आएगा, ए आएगा सर, ठीक है ना। तो दैट इज नागसेन, समझे आप लोग। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सर, ठीक है। अब 4 के ऊपर प्रश्न है, 3 के साथ ही कोरिलेट हो जाएगा, अभी पढ़ाया मैंने आपको सर, ठीक है। क्या बोला गया है, मैनी ऑफ द ग्रीक, कुषाण एंड द शक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। पोस्ट मौर्यन इंडिया के अंदर ये 3 डायनेस्टी आई थी ना, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में ये 3 डायनेस्टी आई थी। मैनी ऑफ द ग्रीक, कुषाण एंड द शक डायनेस्टी एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुइज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। अब देखिए किस किस राजाओं ने अपनाया, मैंने अभी आपको डिमेट्रियस के बारे में, मिनेंडर के बारे में बताया, कनिष्क के बारे में बताया। फिर आप देखोगे तो आपको और भी छोटे राजा दिख जाएंगे, है ना, आपको क्या कहते हैं कड़फिस जैसे राजा दिख जाएंगे जहाँ पे भी बुद्धिज्म का प्रभाव आपको मिल जाता है। तो यू विल सी मल्टीपल किंग एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म। ये क्यों अपनाते हैं, हिंदुइज्म को क्यों नहीं अपनाते सर, ठीक है, उसके पीछे के कारण पूछे हैं। पहला बोला गया है कि बुद्धिज्म वॉज इन असेंडेंट एट दैट टाइम, बुद्धिज्म अपने उदय के ऊपर था, तो बुद्धिज्म पॉपुलर था, इसके लिए अपना दिया उन्होंने। दूसरा बोला गया दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस, ये सब राजाओं ने अपने युद्ध करने की जो प्रक्रिया थी वो छोड़ दी थी और बुद्धिज्म में उनको बहुत अट्रैक्शन आया क्योंकि बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस प्रीच किया गया है। तीसरा बोला गया है कि कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, है ना, भारत के अंदर जो हिंदुइज्म था वो जातिवादी था। खैर ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से गलत है, आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि उस समय के दौरान जाति व्यवस्था बनी नहीं थी, पहली बात तो सर, ठीक है, और जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। पर यहाँ ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न डाला है कि कास्ट रिडन हिंदुइज्म, तो जाति व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पे, वर्ण के अंदर हायरार्की क्रिएट हो रही थी, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ चौथा बोला गया बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी, माइट बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल कि बुद्धिज्म के कारण इजी एक्सेस मिल रहा था। अब इनमें से सही क्या है आप समझिए सर, ठीक है ना, व्हाट इज राइट, ओके। तो एक ये प्रश्न आता है कि वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए क्योंकि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, साम्राज्य विस्तरण करना छोड़ दिया था, ये भी आपको गलत दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई, क्योंकि कनिष्क ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था युद्ध करके ही, और सेंट्रल एशिया से लेके मथुरा से लेके आपको पता चलेगा कि आज के पाटलिपुत्र तक साम्राज्य विस्तरण कर रहा है सर, तो युद्ध से ही हो रहा था। कनिष्क इनफैक्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बट डज नॉट मीन कि ही हैज लेफ्ट द फाइटिंग स्पिरिट, है ना, उसका लड़ने का जज्बा तो पहले से था, अभी भी है सर, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिकली निगेट हो जाएगा सर, ये भी चला जाएगा। कास्ट थी नहीं सर, ये भी आपका निगेट चला जाता है सर। इनफैक्ट देयर वर मेनी किंग्स हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म एज वेल, मतलब भागवत संप्रदाय कल बात कर रहा था मैं। तो आपको एक राजा दिखेंगे भागवत शुंग डायनेस्टी के, या भागभद्र कहते हैं, और आपको पता चलेगा कि एक हिलियोडोरस करके ग्रीक एम्बेसडर आता है। कौन आता है, हिलियोडोरस। मैंने आपको शायद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया था, पेशनगर पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो ये जो हिलियोडोरस करके जो ग्रीक एम्बेसडर था, ये शुंग डायनेस्टी के कोर्ट में आता है, एंड ही कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, मतलब कि भागवत जो है वो हिंदू धर्म का तो पार्ट है, भागवत संप्रदाय मतलब विष्णु को मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हिंदुइज्म अट्रैक्ट नहीं कर रहा था सर, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ पे तो वर्ण सिस्टम आती है, कास्ट तो थी नहीं, क्योंकि जाति प्रथा उद्भव काफी बाद में होती है। खैर, तो ये बी और डी तो चले गए। अब एक प्रश्न आता है, वो है कि बुद्धिज्म वॉज इन असेंडेंट एट दैट टाइम। बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर आइडियोलॉजी थी। बाय द वे हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे अभी, या चैप्टर नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सर, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर लेके जाऊंगा कि बुद्धिज्म कैसे पॉपुलर हो रहा था। एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बुद्धिज्म का पीक पीरियड चलता है, क्योंकि अशोक के बाद बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गई थी। चौथा बोला गया है कि बुद्धिज्म प्रोवाइड इजियर एक्सेस टू द सोसाइटी सर, ठीक है। अब इसमें ना दो मत है एक्सपर्ट्स के और आंसर राइटिंग के अंदर।
मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट आंसर जाएगा। क्यों राइट आंसर जाएगा? क्योंकि बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था, बुद्धिज्म पॉपुलर था तो राजाओं को उसमें परिचय आया, उसमें इंटरेस्ट आया। जैसे नागसेन की बात की मैंने आपको अभी, पिछला क्लास हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि नागसेन जो है वो नागसेन के विचारों से प्रभावित होकर मिनेंडर कन्वर्ट हुआ है। मिनेंडर कन्वर्टेड टू अ किंग कॉल्ड एज मिलिंद, उसका नाम उसने बदल दिया सर, मिनेंडर ने अपना नाम मिलिंद कर दिया। ये मिलिंद पन्हो जो है वो इसी के ऊपर से है, तो ओरिजिनल नाम तो मिनेंडर था उसका। तो ये चीज दर्शाती है कि बुद्धिज्म एक एक्सेस के ऊपर था, अपनी एसेंडेंसी के ऊपर था, अपने पीक के ऊपर था। तो बुद्धिज्म एट दैट टाइम वाज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमैक्स, वी कैन से। बुद्धिज्म अपने पीक के ऊपर था और इसी के कारण जो भी राजा आ रहे थे उससे प्रभावित हो रहे थे, उसके नॉलेज से, उसके आर्ट से, बुद्धिज्म की जो पूरी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे, बुद्ध के टीचिंग से, एंड दैट इज द रीजन दे कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। समझे कि नहीं समझे? तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए उसके पीछे का मुख्यत्व कारण आप देखिए सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो ए जाना चाहिए सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए होगा। अब इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो कहेंगे कि वाई नॉट डी सर, है ना, डी क्यों नहीं, है ना, क्योंकि बुद्धिज्म से सोसाइटी में एक्सेस मिल पाता है, ऐसी भी बहुत सारे लोगों की हाइपोथेसिस है। कभी मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आएगा तो मैं आपको इसके ऊपर और विस्तृत से चर्चा करूंगा सर, ठीक है। क्यों ये नहीं हो सकता है, उसके पीछे का कारण देखो, मैंने 2 तो बता दिए सर, है ना। वॉर वायलेंस को छोड़ना और बुद्धिज्म को अपनाना, उसके खैर कोई लेना देना नहीं। अशोक खाली एकमात्र राजा था जिसके समय पे उसने कह दिया था कि अब मैं धम्म घोष कर रहा हूँ और मैं बेरी घोष को छोड़ दे रहा हूँ, मतलब मैं युद्ध को छोड़ दूंगा सर, ठीक है। बट नॉट ऑल किंग्स विल बी फॉलोइंग दैट, ओके। इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म दे कंटिन्यू टू फॉलो अ डिफरेंट साइकिल सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एक ये प्रश्न आया है, 4 का ए आ जाएगा, 4 का ए जाएगा, एंड 4 के ए के अंदर आपको यहां से डायरेक्टली आपको इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। पूछा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दी होम ऑफ द फॉलोइंग सर, है ना। भारत में जो मिलिट्री गवर्नरशिप की शुरुआत हुई, मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब क्या है कि इनफैक्ट, है ना, एक सेनापति को अपॉइंट किया जाता था और मूलतः से जितने भी न्यूली कॉन्कर टेरिटरीज थी, मतलब नए विस्तार जो आपने जीते थे, वहां पे वो सेनापति को गवर्न करने के लिए दे दिया जाता था कि भाई चलो तुम अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैं तो चला जाता हूँ सर, ठीक। तो मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब ये होगा कि राजा का जब साम्राज्य बढ़ता था, when the empire expansion of the king used to take place, जो न्यूली कॉन्कर टेरिटरी से उसके गवर्नर को लिए, उसकी शासन चलाने के लिए बेसिकली मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। वो किसने शुरू किया था सर, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय होम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ग्रीक्स, शकास, पार्थियंस एंड द मुगल्स। न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज को, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज को, न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए, हाउ टू गवर्न, तो न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना की शुरुआत किसने की थी प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में? 4 नाम दिए हैं, शक, पार्थियंस, ग्रीक्स एंड कुशान, मुगल्स, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड्स आपको देता हूँ। किसने शुरू किया था बताइए सर, क्योंकि ये 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है तो आई फील दैट कि इसको 1 लाइन के हिसाब से डिस्कशन में ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है, हमारा टाइम भी थोड़ा आराम से हम लोग डिस्कस भी कर पाएंगे। ग्रीक, शकास, पार्थियंस एंड द मुगल्स किसके द्वारा शुरू किया गया था? बोलिए सर, है ना। हु स्टार्टेड द मिलिट्री गवर्नरशिप सिस्टम इन इंडिया? किसने शुरू किया था? किसके द्वारा होता है पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर? हु स्टार्टेड इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया? पोस्ट मॉडर्न इंडिया में शुरू हुआ, ये भी बता देता हूँ, चलिए सर, ठीक है। या मॉरियन इंडिया में शुरू हुआ या प्री मॉरियन इंडिया में शुरू हुआ? अब देखिए, मुगल्स तो बहुत लेट आए थे, मतलब 1526 में आए थे। भारत में विदेशी आक्रमण सबसे पहले ग्रीक का होता है, अलेक्जेंडर आया था, याद आया कि नहीं आया? और अलेक्जेंडर जब आया था ना भारत के अंदर, तो कब आया था? 327 BCE में। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर अलेक्जेंडर के बारे में बताया था थीमेटिक आउटलाइन के अंदर, याद करिए पिछला क्लास, ठीक है। तो जो थीमेटिक आउटलाइन में आपको सिकंदर की पढ़ा रहा था, द थीमेटिक आउटलाइन दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट अलेक्जेंडर, उसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि सिकंदर जब आता है भारत में तो उस पीरियड के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही वो वापस चला जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस सतलज, और सतलज नदी ना क्रॉस करने के कारण वो वापस जाता है। तो अपना जो नया इंडिया उसने जीता था, मतलब झेलम, इंडस नदी के आजू बाजू वाले जो रीजन्स उसने कैप्चर किए थे, वहाँ पे अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था सर, ठीक है ना। तो उसी से ही बेसिकली हमको शत्रप सिस्टम की शुरुआत मिलेगी। शत्रप मतलब बेसिकली गवर्नर्स जो मिलिट्री गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किए जाते थे, और इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर के समय से आपको मिलेगी सर, ठीक है।
सो यू विल फाइंड इट वाज स्टार्टेड बाय ग्रीक्स इन इंडिया, याद रखेगा इसका आंसर जो होगा वो ग्रीक्स होगा सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। अच्छा बहुत सारे ए काफ़ी सारे का ए ही आ रहा है सर, ठीक है। शक डायनेस्टी के समय पे नहीं था, पार्थियंस तो बहुत लिमिटेड पीरियड में आए थे। मुगल्स ने किया था, सही सर है ना, मुगल्स ने भी किया था। अकबर के समय पे आपको मिलता है कि सूबेदारों को अपॉइंट किया जाता है और उनको बेसिकली मनसबदार के रूप में अपॉइंट किया जाता था टू गवर्न एंड कंट्रोल द एरियाज, ठीक है ना। बट ये आपको पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चलती है। इसके सिवाय क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, 6 के ऊपर चलता है सर, ठीक है। पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनमें से क्या क्रोनोलॉजिकली करेक्ट है, इनमें से क्या क्रोनोलॉजिकली करेक्ट है ना। भारत पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, आपको भी पता होगा, यू विल फाइंड मल्टीपल फॉरेन इन्वेजन्स आर टेकिंग प्लेस, व्हाट इज करेक्ट है ना। ग्रीक, शक एंड कुषाण पहला क्रोनोलॉजी के अंदर। मान्यवर आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ही कौन आया था, बाद में कौन आया, तीसरा कौन आया। दूसरा ग्रीक्स, कुषाण एंड शक डायनेस्टी। तीसरा शक, ग्रीक्स एंड कुषाण। और चौथा आएगा शक डायनेस्टी, कुषाण एंड द ग्रीक डायनेस्टी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई विल गिव यू अराउंड 45 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके चलिए बताइए सर कौन पहले आया कौन बाद में आया। ग्रीक डायनेस्टी, शक डायनेस्टी एंड कुषाण डायनेस्टी, ग्रीक, कुषाण एंड शक। उसके बाद पूछा गया है शक, ग्रीक एंड कुषाण एंड शक, कुषाण एंड ग्रीक सर, ठीक है। तो 3 डायनेस्टीज को आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन पहले आता है सर, ठीक है। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रीक्स या इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं, सबसे पहले आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरे दिखेंगे शक डायनेस्टी और तीसरे दिखेंगे कुषाण डायनेस्टी सर, है ना। कुषाण आते हैं 78 CE के आसपास, इनका मेंशन है 150 BC या 200 BC में। 100 BC के आसपास हमको शक डायनेस्टी का मेंशन दिखेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। डिमेट्रियस करके राजा आपको दिखेगा जो बेसिकली कुषाण सॉरी ग्रीक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला राजा था। इनफैक्ट शक डायनेस्टी के अंदर आपको अजीज मोएस करके राजा दिखेंगे जो रूल करते हैं, और कनिष्क जैसे राजा कुषाण के अंदर आएगा सर, ठीक है। सब के सब उसमें ग्रीक्स जो थे वेस्ट एशिया से बिलोंग करते थे। शक, इनको सीथियंस कहते हैं, शक आर नोन एज सीथियंस, है ना। शका वंश या शाक डायनेस्टी ऐसा लिखा जाएगा आपको सर, ठीक है। वहां से कैलेंडर सिस्टम आया, फिर शाक संवत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। कुषाण जो है वो 70 या 100 मतलब आप पकड़ के चलिए कि कॉमन एरा के अंदर आएंगे, 0 के बाद आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट है ना, ये प्रश्न को हमने चर्चा में भी लिया था। दिस क्वेश्चन वॉज ऑलरेडी टेकन इन टू डिस्कशन व्हेन आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द क्रोनोलॉजिकल आउटलाइन, है ना। तो कहाँ गई क्रोनोलॉजी भाई, क्रोनोलॉजी कहाँ चली गई, ये रही क्रोनोलॉजी सर, ठीक है। तो अब पिछले क्लास को अगर आपने अटेंड किया होगा ना, तो मैंने आपको ये कुषाण के बारे में बताया 78 के अंदर सर, ठीक है। शक डायनेस्टी यहाँ पे आती है और इंडो ग्रीक कब आए, यहाँ पे आए सर, है ना। 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों तो यहाँ पे ही हो गए सर, लिंकेज हो गए सर, ठीक है। ये कनिष्क लिखा हुआ ना, कनिष्क इस कुषाण डायनेस्टी है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो डायरेक्टली यहाँ से ही हो जाता है। प्रश्न ही आपके अलेक्जेंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी एक प्रश्न आया था आपको सर, ठीक है। तो देखिए हमने जो क्लास के अंदर पढ़ा है ना, ये टेबल को पढ़ा है, क्रोनोलॉजी को पढ़ा है, थीमेटिक आउटलाइन को पढ़ा है। क्वेश्चंस वहाँ से बनते रहे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। हाँ आप चिंता मत करेगा कि क्वेश्चन बनते रहते हैं। वो तो क्या है कि हमारा देखने का नज़रिया बहुत मैटर करता है यहाँ पे सर, ठीक है। तो देखने का नज़रिया नहीं होता तो फिर इशू हो जाता है सर, ठीक है। अब गुप्ता एज के ऊपर 1-2 प्रश्न है जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, उसके ऊपर अब बोला गया सर, ठीक है। बोला गया है द ओरिजिनल ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन्स, है ना। कि भारत के अंदर सामंती पद्धति की जो शुरुआत है वो मिलिट्री कैंपेन्स में शुरू होती है ना। कि राजा आक्रमण करता था तो सामंतों की मदद से आक्रमण करता था। देयर वाज अ कंसिडरेबल एक्सपांशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के अंदर फ्यूडल सिस्टम का एक्सपांशन हुआ। असर्शन रीजनिंग बोला गया है। पहला बोला गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। दूसरा बोलता है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है सर, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द सेम। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कि भाई भारत में सामंत प्रथा, फ्यूडल सिस्टम, राजा के नीचे बहुत सारे कमजोर बहुत सारे और शासकों का निर्माण होना और उनका उपयोग करके साम्राज्य विस्तरण करना, क्या ये मिलिट्री कैंपेन से शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था। यस, राजा जब अटैक करता था तो बहुत सारे सामंतों को लेके चलता था सर, ठीक है ना। ये करेक्ट है सर, ठीक है। कंसिडरेबल एक्सपांशन, गुप्त काल तक आते आते एक्सपांशन हुआ। यस, समुद्रगुप्त के बाद राजा कमजोर होते हैं। कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त तक आते आते राजाओं की जो सत्ता है वो कमजोर हो रही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि गुप्ता पीरियड के अंदर फ्यूडलिज्म की शुरुआत होगी। इनफैक्ट आप मेरे ऑप्शनल कोर्स के अंदर आएंगे
तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लेके एक पूरी डिबेट होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म की डिबेट सर, है ना, कि भाई प्राचीन भारत में फ्यूडलिज्म कब उभर के आया, उसके पीछे के जो फाउंडेशंस बनते हैं उसके ऊपर काफी सारी चर्चा विचारना आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, याद रखेगा इसका राइट आंसर क्या है, ए है, क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो पीरियड है जब भारतीय इतिहास के तहत काफ़ी सारे बदलाव हो रहे थे, मतलब समवेयर इन दी 5th एंड द 6th सेंचुरीज, है ना, जब ट्रांजिशन चल रहा था 5वीं शताब्दी के बाद सर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हम लोग ने क्या देखा था, अच्छा हाँ, पिछले 2 क्वेश्चंस में भी ए ही आता है, अरे भाई साहब, है ना, आज तो सबके सब ए वाले ही आ रहे हैं सर, ठीक है। 6 का भी ए है, 7 का भी ए है सर, ठीक है ना, 6 का भी ए है और 7th का भी ए है सर, है ना, कितने सारे ए हो गए, मतलब लाइन में ही ए आ रहा है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ए ना आए सर, ठीक है, आशा करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन ए ना आए। अब देखिए, ये श्रेणी सिस्टम के ऊपर पूछा है, मैंने आपको गिल्ड्स के बारे में एक अलग से क्लास लिया है, पता है, प्लेलिस्ट के अंदर जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ गिल्ड्स के बारे में बताया है कि श्रेणी प्रथा की महत्व क्या है सर, है ना, उसके ऊपर से यूपीएससी ने प्रश्न निकाला। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि मास्टर एनसीईआरटी को क्यों इतना धीरे पढ़ा रहा है। देखो, एनसीईआरटी को धीरे पढ़ाने का एक इंटेंशन ये है कि उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी कर दोगे ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपलसरी जुड़ोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, वो तो गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि आप यूट्यूब से ही देख पा रहे हो कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड हाउ वी आर डिस्कसिंग, ओके। बट उसके बाहर भी जाना है ना, यूट्यूब एनसीईआरटी के बाहर भी जाना होता है, तो वो सब हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। और प्लस के ऊपर फायदा यही होता है कि हम ऑडियो डिस्कशन करते हैं, बच्चों के साथ चालू क्लास में प्रश्न पूछता हूँ कि चल बेटा बता, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, तो बहुत मजा आती है उसके अंदर से। खैर, क्या पूछा गया है, with reference to the guilds of ancient India that played a very important role in country's economy, which one of the following statements is or are correct, है ना, कि गिल्ड्स को लेके, श्रेणी प्रथा को लेके क्या सही और क्या गलत है सर, ठीक है। गिल्ड्स को लेके, श्रेणी प्रथा को लेके यहां बोला गया है, पूछा गया है कि एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, द किंग वॉज द, राजा इनमें से चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करता था। दूसरा बोला गया है द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइजेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, उसमें जो भी नियम था वो सब गिल्ड नक्की करता था कि क्या कौन चीज का उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, कहाँ पे उत्पादन करना है, क्या दाम में बेचना है। तीसरा बोला गया है द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर, गिल्ड के पास, श्रेणियों के पास अपने जितने भी मेंबर्स थे उनके ऊपर जुडिशियल पावर भी हुआ करता था। अब इनमें से क्या करेक्ट है, आपको 45 सेकंड देता हूं गिल्ड के बारे में, और फिर उसी के बाद हम लोग ये क्लास को कंक्लूड भी करेंगे, विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन एज वेल, कि इसका क्या राइट आएगा सर, है ना, बता दीजिए मुझे। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने आपको बताया था कि गिल्ड इकोनॉमी कब होती है, तो गिल्ड इकोनॉमी बनने की शुरुआत होती है तो महाजन पद से, मौर्यस तक और स्ट्रांग होगी, और पोस्ट मौर्यन तक आते आते तो बहुत मजबूत हो जाती है ना, समवेयर इन 200 BC। अब उसमें क्या राजा के पास चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे? नो माय फ्रेंड, राजा ये गिल्ड थोड़ी चलाएगा। राजा को गिल्ड के बारे में पता था कि मेरे साम्राज्य के अंदर ये 5-10 श्रेणी एग्जिस्ट करती है, अंडर माय एम्पायर दिस 4-5 श्रेणीज आर एग्जिस्टिंग, बट दैट डजंट इंप्लाइज एंड दैट डजंट मीन्स कि इन सब का कंट्रोल मैं रखूंगा, कंप्लीट कंट्रोल, है ना। गिल्ड्स वर ऑटोनॉमस, समझ में आया? अभी आंसर बताता हूं आपको। द rules of work, standards and prices were fixed by the guild. Yes, guilds were the merchant associations. They were the association of the manufacturers and the traders. And they were deciders कि किसको क्या व्यापार करना है, कितने दाम में करना है, कैसे करना है। कॉर्पोरेट कार्टेल सिस्टम आपको दिखेगी सर प्राचीन भारत के अंदर से, ठीक है, ये भी करेक्ट है। द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर। यस माय फ्रेंड, अगर आप मेंबरों को कंट्रोल नहीं करोगे तो मेंबर्स आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, सामान को कहीं और बेच देंगे, सस्ते में बेच देंगे, आपको जो राइट्स मिलने चाहिए वो, मतलब जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई भी गिल्ड कर रहा था सर, ठीक है। तो पहला वाला गलत है सर, है ना, राजा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं थी। राजा को पता जरूर था कि मेरे साम्राज्य में इतने गिल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, श्रेणी एग्जिस्ट करते हैं सर, ठीक है। तो 2 करेक्ट है और 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 1 वाला जो आता है वो गलत कर दीजिए, 1 वाला आता है गलत कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा सर, ठीक है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर सी है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्यूशन देते हैं या उसको सॉल्यूशन करवाते हैं तो इससे आपको आइडिया रहता है कि प्रश्न कैसे आए सर, ठीक है। अब गिल्ड्स के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिल्ड्स, है ना। आपको मैं जस्ट बता देता हूँ
कि जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, व्हेन वी सी द क्वेश्चंस और द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर एक्चुअली आस्क्ड इन दिस पीरियड, हाँ, तो आपको ये गिल्ड वाला जो प्रश्न था वो मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाया था सर, ठीक है। आई हैड एक्चुअली डिस्कस द स्टोरी ऑफ द गिल्ड्स एज वेल, और आपको बताया था कि ये गिल्ड्स का निर्माण कैसे होता है सर, ठीक है। ये पैराग्राफ देखिए सर, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है कि समटाइम द गिल्ड्स एंड द श्रेणीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड द मर्चेंट्स आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। गिल्ड को बहुत इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। यहां से आपका प्रश्न बन रहा है, दिस गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल्स, रेगुलेटेड एंड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, है ना। It is likely that the craft person used a range of iron tools to meet the growing demand of the urban elites. Eventually यही चीज के ऊपर से हमको पता चलता है कि गिल्ड्स की कितनी ऑटोनॉमी हुआ करती थी इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का स्टेटमेंट है। मॉडर्न पीरियड में भी गिल्ड देखेंगे, पर मॉडर्न पीरियड में उतने डेवलप नहीं हुए थे, पोस्ट मॉडर्न में ज़्यादा डेवलप हो गए। और यूपीएससी ने डायरेक्टली ये 2 लाइन के ऊपर से आपके प्रश्न निकाल दिया, और उसमें से एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये गिल्ड्स का जो मैनेजमेंट है, ये गिल्ड्स की जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है, उसमें राजा बहुत ही रेगुलेट करता था। समझ में आया आपको? तो देखिए एनसीईआरटी सॉल्व करने से आपके नहीं करके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सर, या 8 क्वेश्चन। 8 में से आप पकड़ के चलिए 5 to 6 क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। 1-2 क्वेश्चन थोड़े रैंडम है, कॉर्नर के हैं, वो रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे। रेफरेंस बुक्स के अंदर आप तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हो, उसमें भी अच्छा दिया है, या आर एस शर्मा की किताब आती है, रामशरण शर्मा जी की, वो पढ़ लीजिए सर, ठीक है। बट खैर उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज के तहत काफ़ी क्वेश्चनेबल हो गई है, बट स्टिल आपको फाउंडेशन के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। समझ में आया आपको सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके बाद एक प्रश्न हमने पिछली बार देखा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, और सीक्वेंस के अंदर आपको बोला गया था कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड इन इंडिया सर, है ना। और फिर उसमें बोला गया था अर्बन प्लग, आयरन कल्चर, पंचमार्क एंड गोल्ड कॉइन्स। तो आप समझिए कि अर्बन कल्चर कब था, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत पढ़ाया था सर, ठीक है, ये पहले आता है। आयरन प्लग कब आता है सर, ठीक है, मेगालिथिक पीरियड के अंदर साउथ के अंदर मिल रहा है, उसके बाद सब जगह पे दिखेगा, तो ये बेसिकली मेगालिथिक पीरियड के अंदर दिख जाएगा सर, है ना। पंचमार्क कॉइन्स 600 बीसी का पीरियड है, महाजनपद। और गोल्ड कॉइन्स कब दिखते हैं? 200 बीसी ऑनवर्ड्स है सर, ठीक है ना, या 150 बीसी ऑनवर्ड्स है सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो आएगा 4321 सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी आता है। ये जो प्रश्न है इसका डी आएगा। अब ये प्रश्न मैंने आपको पिछली बार करवाया था, ये चारों के चार एज इट इज 1998 के अंदर पूछे थे, और ये चारों के चारों आप समझने की कोशिश करोगे तो दे आर गिवन इन द एनसीईआरटीज। मैं आपको ये क्यों बता रहा था प्रश्न, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट मेंशन एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। और वो जो मैं आपको क्रोनोलॉजी का टेबल बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो टेबल के अंदर ही आपको इसकी बातें की गई है। जस्ट अ सेकेंड, आपको सबसे पहले स्लाइड के ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा वो टेबल मिल जाएगा, और टेबल उसी के ऊपर से आप आंसर कर पाओगे। 4 चीज़ें पूछी गई थी ना आपको यहाँ पे, ये रही सर, ठीक है ना। सो ये रहा, ओके, हाँ, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन दिख रहा है, ये फर्स्ट अर्बन कल्चर की शुरुआत होना, गेटिंग माय पॉइंट। आयरन एज की शुरुआत होना, मेगालिथिक पीरियड 1000 बीसी के आसपास। उसके बाद देखोगे तो क्या आया था, पंचमार्क कॉइन्स 600 बीसी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताया। और उसके बाद गोल्ड कॉइन्स, है ना, गोल्ड कॉइन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दिख रहा है आपको, समवेयर इन द 200 बीसी। तो आप देखिए कि गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स, फिर अभी हमने जो क्वेश्चन के अंदर देखा उसमें अंदर क्या पूछा था, आयरन कल्चर मतलब आयरन का यूज होना, यहाँ से होता है 1000 बीसी के आसपास। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बन कल्चर का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? ये इंटेंशन था मेरे पिछले क्लास में टाइमलाइन लेने का और आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देने का, ये टेबल का, क्योंकि ये टेबल के अंदर से आपको बहुत सारा खजाना मिल जाता है जो नॉर्मली आप किताबों के अंदर देखते तो हो पर समझ नहीं पाते। प्रीवियस के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे देना है और उसको कैसे आगे चलाना है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे टोटल क्वेश्चंस। और टोटल क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं। ये 9 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्लाइड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हो तो, या आप पकड़ने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप अटेंड कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? अगर 9 में से 7 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट अच्छी तरह से किए हैं, करेक्ट किए, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, if you have attended 7 questions correctly,
Out of 9 questions, if you have attended 7 questions correctly, you are on the right track, absolutely right track. मैं गलत नहीं कहूँगा आपको, एकदम परफेक्ट। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चंस को करिए। अगले बार जब मैं आपको मिलूंगा तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो महाभारत का है, मैंने आपको बताया। बट महाभारत का वो चैप्टर है वो एकेडमिक लिखा गया है, शांति पर्व की, आदि पर्व की बात की गई, उसमें थोड़ी वर्ण व्यवस्था की भी बात की गई है। वो चैप्टर लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, है ना। अभी एक्चुअली क्या है कि चैप्टर नंबर 2 है, 4 ले लेंगे, चैप्टर नंबर 4 ले लेंगे। वो बुद्धिज्म के ऊपर है, फिलोसफिकल बिलीफ के ऊपर है, बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर है सर, है ना। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और वो चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है। तो महाभारत वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, नेक्स्ट क्लास में सर, ठीक है, वो अभी नहीं लूंगा सर, है ना। चैप्टर नंबर 3 जो है आप देखोगे ना, उसके अंदर महाभारत की पूरी वार्ताएं लिखी गई है, महाभारत की स्टोरी है सर, है ना। तो उसको हम लोग फ्यूचर के क्लास के अंदर स्टॉप करते हैं, फ्यूचर के अंदर करवाऊंगा। फ्यूचर मतलब 1-2 क्लास के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, वो चैप्टर नंबर 4 होगा। वो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ऑनवर्ड से होगा या संडे ऑनवर्ड से होगा सर, है ना। तो नेक्स्ट इन टॉपिक जो होगा या नेक्स्ट इन लाइन हमारा जो टॉपिक है, that will be chapter number 4, that will be related to Buddhism, Jainism and other philosophies including the art and architecture। थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ सेशन को। होपफुली आपको जम गया होगा कि मेरी मेथडोलॉजी क्या है। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं स्लोली और स्टडीली कंसोलिडेट करने में के अंदर बिलीव करता हूँ, रेदर देन आप ओवरनाइटली कोई सक्सेस को अचीव तो कर नहीं पाएंगे सर, ठीक है। रातों रात तो कुछ होता नहीं है। Rome was not built in a day, समझे कि नहीं समझे। Neither the Harappans were able to build this large civilization in a overnight fashion. It was a very gradual phenomena and it was a very, I would say, step-by-step procedure through which the Harappans were able to expand their influence in the regional areas. The same applies in the UPSC preparation as well. आपको consistent रहना है। जाते जाते अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिला है, उसकी थोड़ी बात कर देता हूँ। एक्चुअली शी लॉस्ट इन रियो ओलंपिक्स। और ये जितने भी एथलेट्स होते हैं ना, जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, मतलब उनका प्रोफेशन ही ये है, बहुत मेहनत करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जीवन उनका बदला हो जाता है। 2016 में मीराबाई चानू वॉज नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड आउटकम, मेडल नहीं मिल पाया रियो में कब पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी, एंड शी एक्चुअली वेंट इनटू डिप्रेशन और बहुत दुखी हो गई। अभी मैंने न्यूज़ के अंदर आ रहा था, मैं पढ़ रहा था। बट देन शी डिसाइडेड टू फाइट बैक। और 4 साल के बाद आप देखिए 2020, मतलब टोक्यो 20 में होने वाला था तो 21 में हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन को शी वॉज एबल टू गेट द सिल्वर मेडल। वो क्यों सिल्वर लेके आई पता है? बिकॉज शी वॉज कंसिस्टेंट इन हर प्रैक्टिस, शी ट्राइड टू इम्प्रोवाइज वॉट वेंट रॉन्ग, एंड आफ्टर 3-4 years of continuous struggle, hard work and I would say passionately उसकी जो प्रैक्टिस थी, that ultimately gave the result। आपको भी यही कंसिस्टेंसी दिखानी है। You are also supposed to show this kind of consistency। आप ये सोचोगे कि सर मैं 2 क्वेश्चन करके छोड़ दूंगा, या सर मैं आज 2 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया। नो माय फ्रेंड, आपकी एथलेट्स को, ये टोक्यो चल रहा है, उससे बहुत सारी चीजें सीखने लायक मिलती है। 12,000 एथलीट इकट्ठे हुए आज की तारीख में जापान में, 350 ही गोल्ड मेडल है। कितने लोगों को मिलेंगे? देयर आर 12,000 एथलीट्स एज ऑफ नाउ हु आर कंपीटिंग जस्ट फॉर 350, 340 या 350 के आसपास गोल्ड मेडल देखेंगे, 340, 350 के भी। आप देखिए कि इतने कम गोल्ड मेडल्स के लिए इतने सारे लोग फाइट कर रहे हैं। बोले नो सर, वी विल फाइट, अपने कंट्री का नाम रोशन करेंगे, सोसाइटी का, फैमिली का और खुद के लिए। खुद की लड़ाई है उनकी, एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो जाती है सर कुछ कुछ लोगों के लिए। एंड ऐसे भी लोग मिलेंगे कि उन लोगों को इस बार मेडल नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि 2024 के ओलंपिक्स में ये फिर से मेडल लेके आएंगे, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इस बार जिनको ना मिले वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, सेटबैक लगेगा, पर जज्बा होता है सर। आप सिविल सर्विसेज कैरियर के अंदर भी यही जज्बा रखिए। मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहता हूँ कि आप जज्बा रखिए, हैव दिस मोटिवेशन एंड हैव कंसिस्टेंसी एंड बी पेशेंट, ट्रस्ट इन योर एक्शंस, इवेंचुअली इट विल गिव यू रिजल्ट्स। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, परसों नहीं तो तरसों देगा, अरे कभी तो देगा। एक बार प्रीलिम्स फेल हो गए, दूसरी बार दीजिए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार दीजिए,
सीखिए, देखिए कहां पे गलती हो रही है, और उसके बाद हम इनफैक्ट है ना देखिए कि कैसे तैयारी होती है। और अल्टीमेटली आपको गाइड की भी आवश्यकता होगी। काफी बच्चे ये डिनाइल में रहते हैं कि नहीं हम खुद से कर पाएंगे। इट्स वेरी लेंथी एग्जाम, इट्स वेरी रिगरस। अल्टीमेटली आपको ही एग्जाम पास करनी है और आप ही करोगे, पर सही दिशा में तैयारी करने की भी आवश्यकता होती है। तैयारी करने के पीछे का रास्ता, आपका अप्रोच गलत हो गया तो आप पूरी फाउंडेशन से ही कमजोर रहोगे, तो कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। मेंस तो दूर की बात है, इंटरव्यू तो दूर की बात है। गाइड, कोच, मेंटर आप किसी को भी बनाइए, इट डजंट मैटर कि आप हमारे साथ आइए, पर एक गाइड को चूज करिए, एक मेंटर को चूज करिए, कोच को चूज करिए, उनकी छत्र छाया में रहिए और उनको ट्रस्ट करिए कि सर प्लीज हेल्प अस आउट। और आप ऐसी ही हेल्प चूज करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। साथ में मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे हम। वी विल शो यू द पाथ हाउ टू गेट इन टू द सर्विसेस। आज यहां पर कंक्लूड करता हूं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सेशन। एंड मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर से शुरुआत करेंगे। सब्सक्रिप्शन लेना है तो नए कोर्सेज के अंदर जुड़िए। PN Live इज द डिस्काउंट कोड एंड गेट 10% ऑफ ऑन द फीस। इवेंचुअली 1 अगस्त से फीस भी बढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा है तो आप ये PN Live को यूज़ करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नहीं जुड़ना चाहते, फाइन इनफ, बट बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।